गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं भाई आप सभी? अच्छे हैं। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल हमने गृहिणी में अपने भोजन को डाइजेस्ट कर लिया था। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं? देखो, जो अपनी गृहिणी होती है ना, ड्यूडेनम, उसमें जो भोजन का पाचन है वो दो रसों के माध्यम से होता था। एक तो होता था बाइल जूस के माध्यम से और एक होता था पैनक्रियाटिक जूस के माध्यम से। ठीक है, तो दोनों को ही हमने कल देख लिया था भाई, कि पित्त रस कैसे भोजन को पचाता है और अग्नाशय रस कैसे भोजन को पचाता है। तो मोस्टली जो भूमिका थी भोजन को पचाने में वो अग्नाशय रस की थी, क्योंकि अग्नाशय रस में बहुत सारे क्या थे, एंजाइम प्रेजेंट थे। ठीक है भाई, बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट थे। और मैं आपको बता दूं कि गृहिणी में जो अग्नाशय रस था उसमें मोस्ट वन डाइजेशन हमने प्रोटीन का देखा था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन का बहुत ज़्यादा डाइजेशन हुआ था ना, क्योंकि 2-3 एंजाइम थे, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट किया था। ठीक है, तो इसी से नीट में ये क्वेश्चन बना दिया था। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाया कि मान लीजिए जो आपका अग्नाशय है या अग्नाशय रस में, अग्नाशय जो रस है उसमें से कुछ ऐसी कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाए या उसमें कोई बाधा आ जाए। सुनना मेरी बात को, अग्नाशय रस में कोई बाधा आ जाए या स्रावित नहीं हो तो भोजन के कौन से अवयव पर मुख्य रूप से इफेक्ट पड़ता है? तो आप बोलेंगे सर प्रोटीन के पाचन पर पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन का पाचन यहाँ पर मोस्टली ज़्यादा होता है। भाई अग्नाशय रस में आपने देखा था ना, एंटेरोकाइनेज था जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता था। फिर ये ट्रिप्सिन प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज और काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता था सक्रिय में। फिर ये दोनों सक्रिय एंजाइम अपनी प्रोटीन को डाईपेप्टाइड तक कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मोस्टली सबसे ज़्यादा अग्नाशय रस के माध्यम से प्रोटीन का पाचन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए तो आज हम लास्ट बात करते हैं भोजन के पाचन में। आज जो पाचन है वो कंप्लीट हो जाएगा, भोजन का पाचन। ठीक है, तो आप डायरेक्ट हेडिंग लगा लीजिए, छोटी आंत्र में पाचन। अब मैं इसको छोटी आंत्र क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गृहिणी में हमने अलग से देखा था, हालांकि गृहिणी भी छोटी आंत्र का ही पार्ट है। तो आप इसको या तो इलियम बोल सकते हैं या जैजुनम, दोनों ही पार्ट में होता है। ठीक है, मोस्टली इलियम में भोजन का डाइजेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ही छोटी आंत्र में पाचन लिख लीजिए, यहीं से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। समझ पा रहे हैं? हालांकि छोटी आंत्र का ही पार्ट है गृहिणी भी, लेकिन अपने को इसको अलग से थोड़ा कर लेना है कि छोटी आंत्र में पाचन विदाउट गृहिणी, मतलब गृहिणी में तो अलग से हो गया। अब जो छोटी आंत्र के दो पार्ट बचे, एक तो जैजुनम और एक इलियम, वहाँ पे भोजन का पाचन कैसे होता है वो देखते हैं भाई। ठीक है, चलिए तो आप सबसे पहले लिख लीजिए, इसको मैं फिर समझाऊंगा आपको ना, एक बार लिखो, पहले नोट्स बनाओ, नोट्स बनाइए, लिखते चलिए। आंत्र की, एक बार दिख तो रहा है आपको क्लियर? हाँ दिख रहा है, लिखते चलिए। आंत्र की म्यूकोसा, चौक मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है ये, आंत्र की म्यूकोसा उपकला में उपस्थित गॉबलेट, अंडरलाइन करना गॉबलेट को, उपस्थित गॉबलेट कोशिका से स्रावित श्लेष्मा, अंडरलाइन करना इसको भी, श्लेष्मा व ब्रुश बॉर्डर, ब्रुश बॉर्डर की, एक बार लिख लीजिए मैं समझा दूंगा, ब्रुश बॉर्डर की कोशिका से
स्रावित रस आपस में मिलकर आंतररस, अंडरलाइन करना आंतररस को, इसको आप इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। आंतररस या सक्कस एंटेरिकस या सक्कस एंटेरिकस, इसको डबल अंडरलाइन करना। डबल अंडरलाइन का मतलब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सक्कस एंटेरिकस बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आंत्ररस में ब्रूनर ग्रंथि व लेवरकुन की गणतिका विभिन्न एंजाइम डालती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिदिन 2 से 3 लीटर आंत्ररस स्रावित होता है। इसका pH 7.8 होता है, जो एंजाइमों के सक्रियण के लिए आवश्यक है। ये पॉइंट एक बार आप नोट कीजिए फटाफट। सारे पॉइंट बहुत नॉर्मल हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से, और इतने सिंपल आते हैं जिनको आप एक को भी नहीं छोड़ के आओगे। बहुत सारे सरल सरल क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा बस। उतार लिया होगा, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, कभी भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, तो है ना। चलिए भाई, ये हो गया, लिखिए अब। नेक्स्ट, बड़ा एरो लगा के लिखो, एक लाइन छोड़ दो, चाहे एक लाइन छोड़ के बड़ा एरो लगा के लिखो। आंत्र रस में निम्न पाचक एंजाइम होते हैं। आंत्र रस में निम्न पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक है। अब मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, उस मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बॉक्स बनाना है ना, ठीक है। एंजाइम के नाम लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले। सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, डेक्सटिनेज,
कॉमा एमिनोपेप्टिडेज डाईपेप्टिडेज लाइपेज न्यूक्लियोटाइडेज सेकंड है रूम लिख लिया न्यूक्लियोटाइडेज हाँ हाँ न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइडेज दिख तो रहा है यहाँ तक आपको हाँ ठीक है भाई एक बार मैं देख लूँ सुक्रेज माल्टेज लैक्टेज डेक्सट्रिनेज एमिनोपेप्टिडेज डाईपेप्टिडेज लाइपेज न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज इनको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए ऐसे ठीक है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं नीट में ठीक है। चलिए ये एंजाइम है जो भाई आपके इंटेस्टाइनल जूस में पाई जाते हैं ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से ठीक है। चलिए तो ये एंजाइम हुए। अब देखो मैं केवल समीकरण बनाऊंगा और आपको समीकरण से ही उसको समझना है बस ठीक है। कोई थ्योरी वोरी उसके बारे में नहीं लिखनी है। डायरेक्ट हम समीकरण देखेंगे कि ये एंजाइम आखिर भोजन का पाचन करते कैसे और आपको थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे समीकरण बनाना स्टार्ट करता हूँ भाई ठीक है। पहले तो नोट कीजिए इनको सभी बच्चे फटाफट, फिर आगे बात करते हैं ठीक है भाई। उतार लिए सभी ने। तो ये एंजाइम है। अब हम इनके प्रत्येक एंजाइम के कार्य देखते हैं कि ये एंजाइम आखिर भोजन का पाचन करेंगे कैसे ठीक है। केवल आपको समीकरण बनाने बस है ना। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ थोड़ी सी कि ये जो अपना सुक्रेज है माल्टेज है लैक्टेज है और डेक्सट्रिनेज है ये चारों के चारों एंजाइम ऐसे हैं जो हमारे भोजन में उपस्थित केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। तो जरा देखिए आपको समीकरण बताने हैं। सुक्रोज इस सुक्रेज को एंजाइम का नाम हो जाएगा सुक्रेज और ये इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये सरल शर्करा है भाई बिल्कुल सरल शर्करा है ना ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ऐसे ही आएगा दूसरा माल्टोज एंजाइम का नाम हो जाएगा माल्टेज। ये इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के दो अणुओं में। तो सॉल्ट लिख दिया है आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट है लैक्टोज एंजाइम हो जाएगा लैक्टेज और ये इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ठीक है। और आपको याद है ना जो लार में एंजाइम था ना टाइलिन उसने अपने स्टार्च को डेक्स्ट्रिन में भी तो बदला था। तो इस डेक्स्ट्रिन को डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो ये चारों की चारों इसको मैं ऐसे बना दूंगा ना आप समझ जाएंगे। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया कंप्लीट रूप से। यहाँ पर चारों की चारों जो समीकरण आपको दिख रहे हैं ना ये कार्बोहाइड्रेट को अंतिम रूप से डाइजेस्ट कर रहे हैं चारों एंजाइम। बना लीजिए फटाफट बनाओ चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट है ना। चलिए तो ये तो कंप्लीट रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया भाई। अब नेक्स्ट अब आपका जो अब प्रोटीन का पाचन करूंगा तो प्रोटीन के पाचन के लिए दो एंजाइम थे। एक तो था एमिनोपेप्टिडेज और एक था डाईपेप्टिडेज। अब जिसमें पेप्टाइड सा शब्द मिल जाए समझ लेना यार प्रोटीन का पाचन करेगा ठीक है। तो आप याद कीजिए ना आपने प्रोटीन को गृहिणी में डाईपेप्टाइड तक चेंज नहीं कर दिया था क्या बोलो।
डाईपेप्टाइड तक कर दिया था ना। तो अब उसी डाईपेप्टाइड को एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, डाईपेप्टिडेस। और ये डायरेक्ट इसको किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, अमीनो अम्ल में। और याद कीजिए प्रोटीन का सरल रूप अमीनो अम्ल ही तो था। तो ये कंप्लीट प्रोटीन का पाचन हो गया। बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल आपको डाईपेप्टिडेस एंजाइम की भूमिका बतानी है, ठीक है। एमिनोपेप्टिडेस लिख लीजिए अपनी नॉलेज के लिए, लेकिन इसका हमें कोई काम यहाँ पे जिक्र नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रोटीन के पाचन का समीकरण हो गया डायरेक्ट। अब हम बात करते हैं वसा की। तो आपको पता है ना कि आपकी जो वसा थी वो डाई व मोनोग्लिसरॉइड के रूप में थी। किस रूप में थी बोलो, मोनोग्लिसरॉइड के रूप में। अब इस मोनोग्लिसरॉइड को हमारा कौन सा एंजाइम बोलो, लाइपेज, किस में कन्वर्ट कर देगा, बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। तो ये कंप्लीट पाचन हो गया किसका, वसा का। किसका पाचन हो गया, वसा का, ठीक है। अब हम एक लास्ट बात करते हैं, किसके बारे में बोलो किसके बारे में बोलो, डीएनए के पाचन के बारे में, ठीक है। अब आप ये मत बोलना सर आप क्यों हंस रहे हैं, एक किसी बात को देखकर मुझे हंसी आ रही थी, ठीक है। चलिए, तो ये वसा का पाचन हो गया भाई। अब लास्ट अपना पाचन किसका बचा है, डीएनए का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो आपने डीएनए को न्यूक्लियोटाइड तक कन्वर्ट कर लिया था, एक एक लाइन छोड़ के लिख लेना आप इनको ना। तो ये अपना न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड को एक एंजाइम जिसका नाम रहेगा न्यूक्लियोटाइडेस, ये न्यूक्लियोटाइडेस इसको कन्वर्ट करता है किसमें, न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है। और इस न्यूक्लियोसाइड को अगेन आगे कंटिन्यू रखना, एंजाइम होता है न्यूक्लियोसाइडेस, है ना। ये इसको कन्वर्ट कर देता है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख रहा हूँ इसके, शर्करा में और क्षार में। जो न्यूक्लियोसाइड है वो लास्ट कन्वर्ट किस में होता है, शर्करा और क्षार में। तो ये इसके सरल रूप है भाई। तो ये आपके प्रत्येक अवयव का भोजन में उपस्थित क्या हो गया भाई, पाचन हो गया एंजाइमों की सहायता से। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको समझते हैं, 2 मिनट में कर लीजिए, फटाफट लिख लीजिए ना, फिर इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे भाई। लिख लीजिए आप। हाँ भाई, उतार लिया होगा सभी ने ना। चलिए, तो अब आपको पूरा कंसंट्रेट है ना, अब समझना ये सारी बातें, मिटा दो इनको सभी को। सुनिए, अब थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए और ध्यान से सुनना भाई। देखो, जब आपके भोजन का पाचन ग्रहणी में हो जाता है, बोलो किस में हो जाता है, ग्रहणी में, है ना। तो याद कीजिए ग्रहणी में आपने प्रोटीन को तोड़ दिया था डाईपेप्टाइड तक, बोलो डाईपेप्टाइड तक ले आए थे ना। स्टार्च को भी आपने बहुत ज़्यादा तोड़ दिया था, माल्टोज वगैरह तक, है ना, डाईसैकेराइड तक कन्वर्ट कर दिया था। और वसा को आपने डाई और मोनोग्लिसरॉइड तक, ठीक है। सुनिए, ये जो सैकेराइड, डाईसैकेराइड, ये पता है क्या है। हालांकि जब हम अपने 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर देखेंगे जैव अणु,
है ना, तो वहाँ इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे हम। इतना आप मानो कि ये छोटे छोटे अणु हैं, जैसे अमीनो अम्ल, एक अमीनो अम्ल, फिर ये 2 अमीनो अम्ल जुड़े, पेप्टाइड बंध बना, 4-5 अमीनो अम्ल जुड़े तो डाईपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ऐसी श्रृंखला बनती चली गई। ठीक है, सेम ऐसे ही अपने एक सैकेराइड, फिर 2-3 सैकेराइड, फिर डाई बन गया, फिर पॉलीसैकेराइड बन गया। तो पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारे सैकेराइड श्रृंखलाएं, तो टिपिकल हो जाएगा ना, वो जटिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे ही जो वसा है उसका जटिल रूप होता है ट्राइग्लिसराइड के रूप में। यदि आप उसको तोड़ेंगे तो वो डाई में बदल जाएगा, और डाई को भी तोड़ेंगे तो मोनो में बदल जाएगा, और फिर और भी तोड़ देंगे तो डायरेक्ट ये ग्लिसरॉल बन जाएगा। तो ग्लिसरॉल सबसे छोटी इकाई होती है भाई वसा की। तो ऐसे उसको कन्वर्ट करना है बस आपको। तो सुनिए भाई, हुआ क्या था, जैसे ही भोजन ग्रहणी में डाइजेस्ट हुआ, वो थोड़ा आगे की तरफ चलता है, जैजुनम और इलियम पार्ट की तरफ चलता है। तो जैसे ही वो इलियम और उसकी तरफ चलता है ना, तो वहाँ पे देखो, मैंने आपको संरचना में बताया था कि ये जो रसांकुर हैं, यहाँ पर ऐसे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो ब्रश बॉर्डर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। औतकी में देखना आप, स्मॉल छोटी आंतरिकी, जब मैंने औतकी आपको समझाई थी तो वहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे जो गड्ढे होते थे ऐसे, इनको मैं लेवरकुन की गर्त बोलता था, क्रेप्स ऑफ लेवरकुन। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती थी, जैसे गॉबलेट कोशिका है, पेनेथ कोशिका है, आंत्र कोशिका, ये सारी। ठीक है, सुनिए, तो जो गॉबलेट कोशिका होती हैं, वो गॉबलेट कोशिका हमारी बॉडी में करती हैं श्लेष्मा का स्रावन। एक यूँ मानो आप चिकने पदार्थ का स्रावन करती हैं। और जो ब्रुश बॉर्डर की कोशिकाएं, ये भी कोई ना कोई पदार्थ का स्रावन करती हैं। तो ये दोनों पदार्थ, इन दोनों से स्रावित पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो में एक रस का निर्माण होता है, और उस रस को कहते हैं हम आंत्र रस या सक्कस एंटेरिकस। अब ये जो पॉइंट है ना, वो एनसीईआरटी बुक का पॉइंट है। एनसीईआरटी किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गॉबलेट कोशिकाओं के स्राव और ब्रुश बॉर्डर कोशिकाओं के स्राव आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं, यानी कि सक्कस एंटेरिकस बनाते हैं। अरे हर में जूस था ना, जैसे जठर रस था, है ना, जठर रस था, अग्नाशय रस था, ये जूस भी तो कह सकते हैं। तो मैं इसको कह सकता हूँ आंत्र रस। अरे आंत्र में भोजन को पचाने के लिए तो आंत्र रस चाहिए, और उसमें क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होंगे। तो आपको मैंने पहले ये बताया कि ये आंत्र रस बना किससे, तो एक तो गॉबलेट कोशिकाओं से स्रावित जो श्लेष्मा थी उससे, और इन ब्रुश बॉर्डर कोशिकाओं से जो स्रावित पदार्थ हुआ था उससे मिलकर क्या बना था, आंत्र रस। और इस आंत्र रस का दूसरा क्या नाम है, सक्कस एंटेरिकस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में पूछा गया था कि सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, तो आप किसको सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, आंत्र रस को। जो इंटेस्टाइनल जूस होता है ना, इसी का दूसरा नाम क्या होता है भाई, सक्कस एंटेरिकस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है आपको कि सक्कस एंटेरिकस शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। आप बोलेंगे सर आंत्र रस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका कि आंत्र रस का दूसरा नाम सक्कस एंटेरिकस है। चलिए, अब इसके बाद ये जो आंत्र रस होता है, इसमें हमारी लेवरकुन की गर्तिकाओं में जैसे आंतरीय कोशिका हैं, पेनेथ कोशिका वगैरह हैं। ठीक है, और हमारी जो ब्रूनर ग्रंथियां हैं जो सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं, ग्रहणी की सब म्यूकोसा में, है ना, तो वो उसमें कुछ एंजाइम डाल देती हैं हमारे आंत्र रस में। किसमें, आंत्र रस में कुछ एंजाइम डाल देती हैं। अरे भाई इस आंत्र रस में एंजाइम भी तो होने चाहिए। अब ये जो एंजाइम है ना, वो कौन कौन से एंजाइम है, वो ध्यान से सुनिए। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अब एंजाइम के नाम में सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ऐसे एंजाइम जो केवल कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए इस आंत्र रस में 4 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कितने एंजाइम बोलो, 4 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो ये वो 4 एंजाइम है, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, डेक्सटिनेज। ये ऐसे 4 एंजाइम हैं पाचक
जो हमारे आंत रस में होते हैं, और वो केवल और केवल किसका पाचन करते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो कंप्लीट रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे ये। ठीक है भाई। और प्रोटीन को पचाने के लिए इसमें कितने एंजाइम हैं, 2 एंजाइम हैं। एक तो है एमिनोपेप्टिडेज और एक है डाईपेप्टिडेज। ये एंजाइमों के नाम आपको याद करने हैं। तो ये 2 ऐसे एंजाइम हैं जो किसका पाचन करेंगे भाई, प्रोटीन का पाचन करेंगे। ठीक है, और लाइपेज है ही एकमात्र एंजाइम जो मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ कि ये वसा का पाचन करता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें 2 एंजाइम और हैं, वो है भाई, एक तो है न्यूक्लियोटाइडेज और एक है न्यूक्लियोसाइडेज। अब ये दोनों एंजाइम अपने डीएनए को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं, डीएनए को। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं आंतरस में। तो यहाँ से नीट में फिर एक क्वेश्चन बना था, और वो क्वेश्चन क्या बना था कि निम्न में से कौन सा एंजाइम आंतरस का भाग नहीं है। क्वेश्चन था नीट में, निम्न में से कौन सा एंजाइम आंतरस का भाग नहीं है। तो एक बात बताओ, यदि मैं उसमें 4 ऑप्शन दूँ आपको, एक तो माल्टेज दे दूं, एक डाईपेप्टिडेज दे दूं, एक न्यूक्लियोटाइडेज दे दूं, और एक दे दूं आपको ऑप्शन डी में न्यूक्लिएज। क्या दे दूं, न्यूक्लिएज। तो बोलो कौन सा हमारा राइट आंसर रहेगा, डी रहेगा ना, क्योंकि आपको पता है ना कि न्यूक्लिएज नाम का एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और याद कीजिए, ये जो न्यूक्लिएज एंजाइम है वो अग्नाशय रस में प्रेजेंट था, जिसने डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट किया था। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए आपको प्रत्येक रस में उपस्थित एंजाइमों के नाम याद होना जरूरी है भाई। समझ रहे हैं? 100 समझ रहे हैं? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन नीट में ऐसे पूछा गया था, ठीक है, कि कौन सा एंजाइम इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इनके नाम याद होंगे तभी तो हमें पता चलेगा कौन सा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको इनके नाम याद करने, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करना, बस थोड़ी सी मेहनत करना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगे। चलिए अब एक एक के हम कार्य देख लेते हैं भाई, कैसे डाइजेस्ट करेंगे। तो सुनिए, सबसे पहले अपनी कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में मैं आपको बता दूं, जैसा अभिकारक ऐसा ही एंजाइम। हमारी शर्कराएं सुनिए, एक तो सुक्रोज नाम की शर्करा है, एक लैक्टोज। देखो सुक्रोज शर्करा है ना, वो हमारी किस में पाई जाती है भाई, किस में पाई जाती है? सुक्रोज शर्करा होती है गन्ने वगैरह में, और लैक्टोज शर्करा होती है दुग्ध में। दूध की मुख्य शर्करा है लैक्टोज, है ना। तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये 3 शर्करा हैं जो अभी अपने सरल रूप में नहीं है, सरल रूप में नहीं है कंप्लीट। तो इनमें 3 एंजाइम काम करते हैं। जैसे सुक्रोज है तो एंजाइम का नाम हो जाएगा सुक्रेज, ये तो आपको याद ही नहीं करना है, अपने आप याद हो जाएंगे। लैक्टेज और माल्टेज, ठीक है। तो जो सुक्रेज एंजाइम है वो सुक्रोज को कन्वर्ट करता है एक तो ग्लूकोज में और एक फ्रक्टोज में। तो ये सरल शर्करा है ना, बिल्कुल, इसको आप सरल शर्करा थोड़ी बोलेंगे। कंप्लीट रूप से सबसे सरल शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। समझ पा रहे हैं? ये सरल शर्कराएं नहीं है, ये थोड़ी सी टिपिकल या थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है भाई, तभी तो इसका पाचन हो रहा है आगे चल के। तो लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और जो माल्टोज है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब समझो, अब ये आपकी सरल शर्कराएं हैं, सरल। तो फिर यहाँ से एक नीट में क्वेश्चन बना था। अब नीट में क्वेश्चन कैसे बना कि निम्न में से कौन सरल शर्करा नहीं है, निम्न में से कौन सरल शर्करा नहीं है। ऑप्शन बताऊं आपको, अब याद करना, ऑप्शन ए था फ्रक्टोज, ऑप्शन बी था गैलेक्टोज, ऑप्शन सी था ग्लूकोज, और ऑप्शन डी था माल्टोज। तो अब बताओ निम्न में से कौन सा सरल शर्करा नहीं है। आपके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए इस क्वेश्चन का। एक बार फिर सुन लीजिए, क्वेश्चन आया था नीट में कि निम्न में से कौन सरल शर्करा नहीं है। ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी गैलेक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज और ऑप्शन डी माल्टोज।
तो मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर बी सी डी ए कौन सा सरल शर्करा नहीं है। ठीक है भाई, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। और एक आपका था ना डेक्स्ट्रिन, इसको डेक्स्टिनेज एंजाइम डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। तो ये आपके भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है उसका कंप्लीट रूप से क्या हो चुका है भाई, यहाँ पर पाचन हो चुका है। तो ऐसे अंतिम पाचन हमारी छोटी आंत्र में जाके होता है। बिल्कुल सरल शर्कराओं में कन्वर्ट हो गए ना ये, क्योंकि मैंने कहा था ना कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप कौन है, ग्लूकोज, तो हमने ग्लूकोज बना लिए ना। तो कंप्लीट डाइजेशन हो गया आपके किसका भाई, कार्बोहाइड्रेट का। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, चलिए, तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई इनके बारे में। अब आप प्रोटीन के पाचन को देखिए, तो याद कीजिए गृहिणी में आपकी जो प्रोटीन थी वो डाईपेप्टाइड तक कन्वर्ट कर ली थी ना। तो अब डाईपेप्टाइड को ही तो पचाना है। अरे जैसा अभिकारक वैसा एंजाइम, जैसे डाईपेप्टाइड है तो एंजाइम कौन सा हो जाएगा, डाईपेप्टिडेस। तो एंजाइम का नाम क्या है भाई, डाईपेप्टिडेस, बोलो है कि नहीं। तो ये इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा किस में, अमीनो अम्ल में। और मैंने कहा था कि प्रोटीन का सबसे सरलतम रूप अमीनो अम्ल है, बोलो है कि नहीं। तो कंप्लीट पाचन हो गया प्रोटीन का भी यहाँ पे। अब वसा को देखिए, आपने अपनी वसा को मोनो और डाइग्लिसरॉइड तक कन्वर्ट कर लिया था, बोलो कहाँ पे, गृहिणी में। तो इसका एकमात्र एंजाइम होता है कौन सा, हमेशा लाइपेज। ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, सरल रूप वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो ये सरल रूप है भाई वसा के। तो ये कंप्लीट पाचन हो गया वसा का भी, है ना। अब एक लास्ट बचता है डीएनए का पाचन। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको 1-2 मिनट सुनना है, 1-2 मिनट आपको सुनना है भाई कि आखिर ये डीएनए का पाचन कैसे हुआ। सुनिए, हमारी बॉडी में प्रत्येक कोशिका एक कोशिका से 2 कोशिका बनाती है और कोशिका के अंदर होता है डीएनए। ठीक है, डीएनए। तो जब कोई कोशिका नई कोशिका बनाएगी तो उसको नए डीएनए की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बोलो पड़ेगी ना। ठीक है, और जो डीएनए होता है ना, डीएनए वो मुख्य रूप से न्यूक्लियोटाइड है एक प्रकार का। क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। अभी मैं आपको बताऊंगा, आज थोड़ा टाइम कम है। ठीक है, आज थोड़ा टाइम कम है कि ये न्यूक्लियोटाइड कैसे होता है ना। मेरे हिसाब से शायद कल इसके बारे में मुझे चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी केमिस्ट्री क्लास आपकी लगेगी तो थोड़ा आज टाइम टेबल नहीं सेट हुआ था, तो है ना, कोई बात नहीं। तो मुझे इस टॉपिक को कल लेना पड़ेगा क्योंकि इसको कंसेप्ट क्लियर कराना है ना आपको कि आखिर ये न्यूक्लियोटाइड क्यों बना, कैसे बना। इसमें लगभग 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है भाई, तो कोई बात नहीं, आज के लिए सॉरी, आपकी क्लास थोड़ी छोटी हो गई और जो कंसेप्ट है वो लास्ट वाला, वो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप केवल इतना करना, इसको तो मैं कल आपको समझा ही दूंगा डीएनए के पाचन को, ये क्यों जरूरी है, कैसे होता है। लेकिन इससे पहले का जो पाचन है वो आप बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। और कल मैं इस पूरे को एक बार रिवाइज और कराऊंगा ना। कल के लेक्चर में मैं इस पूरे को रिवाइज करूंगा कि भोजन का पाचन शुरू से एंड तक हुआ कैसे, और ये डीएनए का पाचन कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, ओके बाय, मेहनत करते रहिएगा।